हेलो, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? जय हिंद एवरीवन। शौर्य बैच के शौरवीरों, एवरीथिंग ओके? ऑल गुड? जय हिंद एवरीवन। सब तैयार? ग्रेट। किसी को किसी तरह की थकान तो नहीं है कि सर लगातार क्लास हो रही है? गुड। बैकलॉग क्लियर, वेरी गुड। ग्रेट। तो फाइनली शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। दिसंबर मंथ का फर्स्ट वीक आज हम लोग देखने वाले हैं। दिसंबर मंथ का फर्स्ट वीक हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी नवंबर हम लोग पूरा एंड कर चुके हैं, ठीक है। दिसंबर में एंटर कर चुके हैं एंड एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखना शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा करंट अफेयर को चेंज किया है। जिन्होंने नहीं होने दिया बहुत अच्छी बात है, जिनका था उन्होंने खत्म कर दिया बहुत अच्छी बात है, और जिनके पास है मुझे इस चीज का भी भरोसा है कि तुम भी अपना बैकलॉग खत्म कर दोगे, ठीक है। यू हैव दैट मच टाइम। अभी से डेली बेसिस पर अगर आप एक लेक्चर भी टारगेट करते हो अपने बैकलॉग का तो आप 100% बैकलॉग क्लियर करोगे, पर उसके लिए लाइव क्लास को छोड़ना नहीं है, लाइव क्लास को भी कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अरे दिसंबर मंथ का लास्ट वीक आज है, वो हमें भी पता है, बट हम जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वो अभी फर्स्ट वीक का है, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा पीछे से चल रहे हैं चीजों को लेकर, ताकि आपका हर एक करंट अफेयर का टॉपिक कवर हो जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, तो फाइनली शुरुआत करते हैं हम लोग आज के अध्याय की। देवियों और सज्जनों, दिल थाम के बैठिए आज की क्लास के लिए। फिलहाल अभी मैं आप लोगों की चैट को म्यूट कर रहा हूं कुछ देर के लिए। रनिंग आप लोग कम से कम एटलीस्ट 2.5 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर की किया करो, ठीक है। 2.5 से 5 किलोमीटर की रनिंग करो। फिलहाल अभी 2.5 किलोमीटर की करो, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम पीरियड है, तो आप लोग 2.5 किलोमीटर रनिंग करनी ही करनी है, ठीक है। साथ में आधा घंटा आपको अपनी एक्सरसाइजेस को देना है, फिजिकल वर्कआउट को। एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट सूर्य नमस्कार जरूर करो और 10 to 15 मिनट्स का मेडिटेशन जरूर करो, ठीक है। सूर्य नमस्कार सुबह जरूर करना है, हर हाल में करना है, ताकि बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, ठीक है, आप एनर्जेटिक रहो, एंड साथ में आपको मेडिटेशन जरूर करना है 10 to 15 मिनट्स का, ठीक है। चलो, फाइनली चैट को कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए क्लोज। चैट क्लोज करने से पहले एक बात बताता हूं। अभी ये पीछे एक उदय का बैच चल रहा था, ठीक है। तो अब आप में से तो कोई उदय बैच में है नहीं, तो ऐसे ही क्या है, वहां पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, और तुम लोग थोड़ा सा मैच्योर, मतलब थोड़े से बड़े हो, क्योंकि तुम में से कई सारे क्लास 12th में होगे, कुछ लोग क्लास 12th पास कर चुके हो, तो तुम लोगों को थोड़ा सा अंदाजा है कि किस तरह से बिहेव करना है, क्लास का डेकोरम कैसे मेंटेन करना है। तुम लोग ये चीज़ अच्छे से समझते हो। अब उदय वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर क्लास 10 11th वाले ज़्यादातर होते हैं, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो 12th वाले होते हैं, बाकी सारे 11th वाले होते हैं। उन्हें अभी एग्जाम की सीरियसनेस नहीं पता चल रही, क्यों? क्योंकि उनके पास अभी पूरा 1.5 साल बचा हुआ है, तो वो बार बार ऐसी बहुत सारी इरिलीवेंट चैट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम आईडी मांग रहे हैं, किसी को प्रपोज कर रहे हैं, किसी को लव यू बोल रहे हैं,
ये सब कर रहे हैं। अब मैं बार बार यहां से जाता हूं, चैट बंद करता हूं, फिर हटाता हूं, फिर बंद करता हूं। अब ऐसे करते 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 गलती से यहां पे क्लिक हो गया और गलती से फिर इधर रेड वाले बटन पे क्लिक हो गया और क्लास बंद हो गई। मैं पढ़ा रहा हूं, बाद में याद आया अरे यार ये तो क्लास बंद हो गई। तो तुम लोग ऐसा कुछ मत करना। चलो फाइनली आज की बात करते हैं। हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये गवर्नमेंट स्कीम है, तो जरूरी है आपको पता होना चाहिए और ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कह रहा है आपसे? टैक्स रैंपस स्कीम। अब इस स्कीम की फुल फॉर्म अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही क्या लग जाएगा, अंदाजा लग जाएगा। किसके बारे में बात करें? TEX, टेक्सटाइल। किसके बारे में बात करें? टेक्सटाइल के बारे में बात करें, पहली चीज। ठीक है, अब रैंपस लिखा हुआ है, रैंपस का मतलब क्या है? रैंपस का मतलब है रिसर्च, असेसमेंट, मॉनिटरिंग, प्लानिंग, स्टार्टअप्स। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे स्टार्टअप्स को बूस्ट करना, सपोर्ट करना जो टेक्सटाइल में, कपड़ों में रिसर्च कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं, प्लानिंग में लगे हुए हैं, इन सारी चीजों को। या फिर अगर स्टार्टअप नहीं है, वो पहले से कोई वेल सेटल्ड कंपनी है, तो उसको भी इन सब में सपोर्ट करना। किसने डिसाइड किया? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया। क्यों डिसाइड किया? अब देखो, जिस टाइम पीरियड पे ये हो रहा है, मतलब ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो रहा है। ऑलरेडी वी ऑल नो दैट कि टेक्सटाइल में हमारे सामने सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? अगर हम लोग बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टेक्सटाइल में हमारे सामने सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है हमारा? हाँ, चैट बंद है तो तुम बताओगे कैसे, पर तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम में से किसी ने भी ये सोचा है कि हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर यहां पे बैठा हुआ बांग्लादेश है, तो आप बिल्कुल सही हो। आप 100% सही हो। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के पास बहुत ही ज्यादा चीप लेबर है, बहुत ही चीप लेबर है। आपके जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, जारा हो, गुच्ची हो, लुइस विटॉन हो, चाहे आपका कोई और ब्रांड हो, मैक्सिमम जो कपड़े होते हैं 90%, कितना? 90% बांग्लादेश में तैयार हो रहे हैं और पूरी दुनिया में बेचे जा रहे हैं। अब हम लोगों को पता है कि बांग्लादेश आज के टाइम पीरियड पे किस कंडीशन में, तो हमारा क्या दायित्व बनता है कि हम इस मौके का फायदा उठाएं। अभी बांग्लादेश में किसी भी कंडीशन में कुछ भी करके बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी को बचा नहीं पाएगा, ना ही कुछ कर पाएगा। तो इट्स आवर टर्न कि हम यहां पे इसका क्या उठा सकें, फायदा उठा सकें। पर उठाएंगे कैसे फायदा? इंडिया में अचानक से ये तो नहीं बोलेंगे सब लोग अपनी मजदूरी कम करने लगो, अचानक से फैक्ट्रियां तो नहीं लगा सकते, धीरे धीरे, है ना। गवर्नमेंट एकदम से सारी फैक्ट्रियां नहीं खोल देगी ना, चलो सब जगह फैक्ट्री खोल दो, नहीं हो सकता ऐसे, है ना। हमारे पास भी रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को कैसे मेंटेन करना है ना। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है। अब जैसे हम लोग बात करें पीटर्स इंग्लैंड, पीटर्स इंग्लैंड आपको लग रहा होगा इंग्लैंड का कोई ब्रांड है, नो, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप का पार्ट है वो पीटर्स इंग्लैंड। पर हमको लगता है यार वो अंग्रेजों का किसी का कुछ रहा होगा। आप लोगों ने एक ब्रांड सुना होगा पेंटालून, आपको लग रहा होगा यार होगा किसी अमेरिका, नहीं सर, इंडियन ब्रांड है। प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, कपड़ों के ऊपर काम ना बहुत महंगा पड़ता है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है? बांग्लादेश से तैयार होती हैं और इंडिया में बेची जाती हैं। फिर इनकी क्वालिटी के हिसाब से इनको सेग्रीगेट किया जाता है। कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो वो ज़ारा वारा में चला जाएगा, ठीक है। कोई सस्ता है, ठीक है, लोअर लेवल पर है, तो वो किसी और ब्रांड में चला जाएगा। मतलब वो ज़ारा में गया है तो दूसरा वाला जो होगा वो थोड़ा सा लो कॉपी है उसकी, तो वो वेस्ट साइड में चला जाएगा। फिर उससे भी ज़्यादा लो क्वालिटी का आ गया तो उसको एक काम करेंगे, जूडियो में डाल देंगे। क्या करेंगे? जूडियो में डाल देंगे, है ना। तो ज़ारा में कौन? हाई रिच क्लास,
वेस्ट व्यू में अपर मिडिल क्लास है ना, और जूडियो में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। इस तरह से क्या कर दिया गया, सेग्रीगेट किया, पर कपड़ा तो वहीं से बन गया रहा सब कुछ। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम लोग भी यहां पर क्या करेंगे, अपनी रिसर्च, इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएंगे। कहां पर, टेक्सटाइल सेक्टर में। सोचो इंडिया इतना ज्यादा रिच है, कितनी सारी तो ऐसे क्लॉथिंग है जिसको हम लोगों ने जीआई टैग दिया है, सुना है ना तुम लोगों ने। हम लोगों ने टेक्सटाइल में कई सारी जो साड़ियां हैं, कपड़े हैं, उनको जीआई टैग तक दे रखा है। अब वो जीआई टैग, बनारस की साड़ी है, बनारसी साड़ी, अब बनारसी साड़ी कितनी फेमस है, हमने उसे जीआई टैग दे रखा है, पर उसके बावजूद भी हम लोग उस सेक्टर को इतना ज्यादा बूस्ट नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां पर एक अच्छा खासा इंपैक्ट देखा। अब कोई भी जो गवर्नमेंट स्कीम है, इसका मतलब ये नहीं हम डायरेक्ट उसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, नहीं, हम अपनी कंडीशन को इंप्रूव कर रहे हैं, हमें एक मौका भी मिल रहा है इस बहाने। तो मैं आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को कितना ज्यादा लॉजिकली आपको स्टडी करना चाहिए ये बता रहा हूं। इट्स नॉट अबाउट कि सर इंडिया में हमें इतना बेनिफिट होगा, ये होगा, हम इससे बांग्लादेश को गिरा देंगे, खराब कर, नहीं सर, वो एक अलग कंडीशन है, वो एक छोटा सा पार्ट है, उसका इंपैक्ट 10% है केवल, पर बाकी क्या है, हमारी अपनी इकोनॉमी है। अगर हमें डेवलपिंग नेशन बनना है तो हमको इकोनॉमी के जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये नहीं चाहते कि आप एक भी सब्जेक्ट का एक भी क्वेश्चन छोड़ो, तो आप क्या करते हो अभी, क्योंकि एग्जाम आने में आपको पता है करीबन 90 डेज बचे हैं, तो किस किस चीज को कैसे कैसे टैकल करना, कैसे कैसे हैंडल करना, आप अभी से क्या कर रहे हो, उसके ऊपर काम करना शुरू कर रहे हो, है ना, कर रहे हो ना काम। तो वो क्यों कर रहे हो, इसी वजह से कर रहे हो आप, यही सबसे बड़ा रीजन है कि आप ये इस चीज को टारगेट करके चल रहे हो। बात समझ में आई, ईच एंड एवरीवन प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो ये रिसर्च, डेटा, इनोवेशन इंपावर करेगा किसको, टेक्सटाइल सेक्टर को। सेम जो ऊपर लिखा था वही बात नीचे भी है। हम लोग यहां पर केवल इस चीज के ऊपर बात नहीं करें, हम लोग इस चीज के ऊपर भी बात करेंगे कि हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो कैसा हो, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिटिवनेस पे काम करें, जिसमें से मेन फोकस है सस्टेनेबिलिटी। क्यों, क्योंकि टेक्सटाइल में जब कपड़ा बनाया जाता है सबसे ज्यादा जो वेस्टेज होता है वो किसका होता है, पानी का होता है। सबसे ज्यादा वेस्टेज किसका होता है, पानी का होता है। और ये चीज आप लोग ध्यान रखना, आप लोग कभी नोटिस करो, क्यों बोला जाता है हम लोगों से कि कपड़ों को जितना हो सकता है उतना ज्यादा पहनो। ऐसा नहीं कि यार ये जीन्स पुरानी होगी मैं नहीं पहनूंगा अभी से, जितना हो सकता है उतना ज्यादा कपड़ों को पहनो। क्यों बोला जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर जो कपड़े आपके हैं, जीन्स है, शर्ट है, इनको बनाने में बहुत ज्यादा वाटर यूटिलाइजेशन होता है, बहुत मैसिव वाटर यूटिलाइजेशन होता है, और वो पानी फिर आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कंप्लीट वेस्ट हो जाता है। आपके कपड़ों के ऊपर जो रंग चढ़ाए जाते हैं, डाई किया जाता है ना, उसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जब आप कपड़े खरीद रहे हो तो सोच समझ के खरीदो और लंबे टाइम तक के लिए पहनो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जरा सा पुराना हो अब मैं नहीं पहनूंगा, खासतौर से लड़कियों के साथ बहुत होता है। सॉरी लड़कियां, बुरा मत मानना कोई भी, लड़कियों के साथ बहुत होता है। ये वाली ड्रेस तो मैंने उस शादी में पहनी थी, तो अब ये ड्रेस मैं कभी नहीं पहन सकती, क्योंकि सबने मुझे इस ड्रेस में देख लिया है। अब मैं दोबारा पहन के जाऊंगी, सब लोग बोलेंगे वही पुरानी ड्रेस पहन के गई। लड़कों के साथ क्या है, लड़कों के साथ बढ़िया है, एक सूट खरीद लिया, एक शादी, दो शादी, तीन शादी, और लड़कों का भरोसा नहीं है, अगर अपनी शादी में भी वो सूट फिट आ जाए तो वो ही पहन लेंगे। लड़कों का ये वाला हाल है। तो लड़के थोड़ा सा ठीक है, बट लड़कियों के लिए थोड़ा सा कि वार्डरोब पूरी की पूरी भरी पड़ी है कपड़ों से, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा वाला कपड़ा पहनूं, वो काम नहीं करना। तो क्रिटिकल एनालिसिस करो आप यहाँ पर, ठीक है, चीजों का। एड्रेस किसको कर रहा है, जो भी क्रिटिकल गैप्स होंगे उनको एनालाइज करेगा। हम लोग नो डाउट कपड़ों में रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हमारा डेटा सिस्टम बहुत क्या है, पुअर है, इनोवेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, इस वजह से क्या है, काफी सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में। सेंटर बेस्ड ये पूरी की पूरी स्कीम है, जहां पे फुल्ली फंड कौन करेगा इसे, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल करेगी। कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको कंप्लीटली फंड करने का काम करेगी। अच्छा, बेनिफिट्स क्या होंगे, एनहांस द इंडियन कॉम्पिटिटिवनेस इन ग्लोबल मार्केट, strengthen the research and innovation ecosystem, improvement of the data driven policy making, generate the employment opportunities, ठीक है, foster deeper collaboration between states,
मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में कोलैबोरेशन हो सके इस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर। इंडस्ट्रीज, एकेडमीज एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को भी आपस में लाकर एक साथ जोड़ा जाएगा। मैं आपको एक बड़ी मजेदार सी स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, जब मैं आगरा में पढ़ाता था, तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मेरे से एक बार बात की, ऐसी कोई स्कीम आई थी उस टाइम पर भी। तब वो जो स्कीम आई थी वो आई थी लेदर वर्क को लेकर आई थी, शायद आज से कुछ साल पहले की बात है। तो लेदर को लेकर आई थी गवर्नमेंट की एक स्कीम। तो मैं क्लास में पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते मैंने बताया बच्चों को, फिर मैंने बोला देखो आगरा में ही एक लेदर फुटवेयर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोग जानते नहीं इसके बारे में। अब वो लड़का आगरा का था, उसने बोला सर हम आगरा के, हमें नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है सर, बताओ कौन सा। मैंने बताया, वो फिर उस इंस्टीट्यूट में पहुंच गया पता करने की क्या होता है यहाँ पे, कैसे होता है। अब वहाँ पे उसे बढ़िया से काउंसलिंग की गई, उसे बताया गया कि हर साल एडमिशन होता है, 1 साल या 2 साल के डिप्लोमा होते हैं। उसने बोला यार मैं भी करूँगा, हम आगरा के, हम क्या ऐसे नहीं कर सकते ये कोर्स, हम भी करेंगे। तो वहाँ पे हॉस्टल सब कुछ मिल जाता है बढ़िया ठीक ठाक अमाउंट में। अब वो गया, उसने ज्वाइन किया, वहाँ पे पढ़ाई की, शायद 2 साल का शायद डिप्लोमा था कोई, वो किया। उसे करने के बाद आज के टाइम पीरियड पे आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो कितना कमा रहा है। इनिशियली जब उसकी जॉब लगी थी तो उस टाइम पीरियड पे वो सूरत में उसकी जॉब लगी थी, सूरत गुजरात। शायद वो 15-20 हज़ार रुपये केवल इनिशियल, कितना कम लगता है 15-20 हज़ार रुपये। ऑफिसर्स को सैलरी मिलती है ना, इसकी 7 टाइम्स है ना, 1-1.5 लाख रुपए सैलरी, 1 लाख के आसपास सैलरी मिल जाती है जब आप ऑफिसर बनते हो। बट आज के टाइम पीरियड पे वही लड़का महीने के 2.5 से 3 लाख रुपए कमाता है। उसके थ्रू डिज़ाइन किए गई चीज़ें हाई प्राइसेस पे खरीदी जाती हैं कि इस पर हमें एक नया डिज़ाइन बना कर दो, कैसे तैयार किया जा सकता है, इसका बेस्ट लेदर कौन सा हो सकता है। उस अभी जब रिसेंटली मिला था तो उसने बोला सर आजकल हम लोग वीगन लेदर के ऊपर काम कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, जो प्लांट्स बेस लेदर होता है उसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट टू बेस्ट जो बन सकता है। सोचो, तो एक्सप्लोर करना पड़ता है चीज़ों को। और कहाँ वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, सडनली माइंड चेंज हुआ, वो उसमें चला गया, बोलता सर आज गवर्नमेंट जॉब में जाता है, शायद मैं करप्शन करता, कुछ करता पैसा कमाने के लिए, मैं आज घर में बैठ के 2.5 लाख रुपए कमाता हूँ सर। सोचो, मैं कहता हूँ 2.5 भी नहीं कमा रहा, अगर वो महीने के 1.5 लाख भी कमा रहा तो भी सोचो कितनी बड़ी बात है। तो हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट आपको हर जगह वो देती है। अब रिसर्च एंड इनोवेशन में क्या होगा, स्मार्ट टेक्सटाइल, सस्टेनेबिलिटी एंड हायर एफिशिएंसी। डेटा डायग्नोसिस में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स को देखा जाएगा, सप्लाई चेन की मैपिंग की जाएगी, ठीक है, इंडियन साइज स्टडी किया जाएगा, है ना, और इंटीग्रेटेड डेटा सिस्टम कैसा होगा, रियल टाइम एनालिसिस होगा किसका, टेक्सटाइल का, और उसके स्टैटिकल डेटा को मेंटेन किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। कैपेसिटी डेवलपमेंट होगा, स्टेट लेवल प्लानिंग होगी, नॉलेज शेयरिंग होगी, सेक्टरल इवेंट्स होंगे, और स्टार्टअप एंड इनोवेशन, ठीक है, इंक्यूबेटर्स जो सेंटर्स होते हैं वो बनाए जाएंगे जहां पर लोग जा सकते हैं, हैकेथॉन्स चलाए जाएंगे, एकेडमिक इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप की जाएंगी, हाई वैल्यू वेंचर्स लाए जाएंगे ताकि इसे और ज्यादा बूस्ट अप किया जा सके इस स्कीम को। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर हो रही हैं। ये मैंने डायरेक्टली पीआईबी से स्क्रीनशॉट लेकर यहां पे डाल दिया ताकि आप लोग आसानी से चीजों को समझ सको। फिर आता है हमारा विक्रम-1 स्काई रूट फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट। अब ये क्या है, ये एक प्राइवेट क्या था, स्टार्टअप है, एक क्या है, प्राइवेट स्टार्टअप है। इस स्टार्टअप ने बोला है भाई हम लोग क्या करेंगे, अपने क्या करेंगे, रॉकेट्स तैयार करेंगे जो कई सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का काम करेंगे। कहां पे, लोअर ऑर्बिट में। अभी इनका जो इनिशियल टारगेट है वो क्या है, लोअर ऑर्बिट का है, लोअर अर्थ ऑर्बिट का है, लियो जिसको आप लोग कहते हो, क्या है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। इनिशियल जो फेज है वो वही 360 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच, बट ये उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत लेकर जा सकते हैं। अभी वो मैं आपको समझाऊंगा क्या चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस स्टार्टअप ने किया क्या, इस स्टार्टअप ने सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया है, कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से चीजें तैयार की हैं और 3D प्रिंट का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, 3D प्रिंट का यूज कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। एक इंडियन स्टार्टअप है, ऐसे ही कई सारे और भी बन रहे हैं स्टार्टअप जो स्पेस एजेंसीज को हेल्प करेंगे, इसरो को हेल्प करेंगे। अब इसरो के ऊपर क्या होता है, बर्डन आ जाता है, यार हमें इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च करने पड़ते हैं और लोअर ऑर्बिट पे लॉन्च करने पड़ते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम इन सब में बिजी हो जाते हैं।
तो इसरो के पास टाइम बचेगा, छोटे छोटे जो लॉन्चर्स होंगे वो सब यहाँ से इस्तेमाल हो जाएंगे, प्राइवेट एजेंसीज काम कर लेंगी इनमें, है ना। तो इसरो बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान दे सकता है ना। किसके ऊपर ध्यान देगा? बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान देगा। वेल, विक्रम आई के बारे में बात करेंगे तो इसे स्काई रूट एरोस्पेस ने क्या किया? डेवलप करने का काम किया है। ये इसका नाम जो विक्रम पड़ा वो किसके नाम से पड़ा है? विक्रम साराभाई जी के नाम से पड़ा है, ठीक है। जो फादर थे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के, इसरो के संस्थापक के रूप में भी हम लोग जानते हैं, पता होगा सबको ये चीज। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये विक्रम करेगा क्या? इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास लॉन्चिंग व्हीकल है, ठीक है, जो स्मॉल सैटेलाइट्स को क्या करेगा? रैपिडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव रूप में लॉन्च करने का काम करेगा। बहुत सीधी सिंपल सी बात है। कितना है? 4 स्टेज पे काम करने वाला रॉकेट है, 20 मीटर का रॉकेट है, केवल 20 मीटर क्या है? लंबा है, ठीक है। कितना नॉटिकल कितने नॉट का ये थ्रस्ट पैदा करता है? 1200। अब ये 1200 ये पूछेगा नहीं, बट फिर भी एक अंदाजा आपको पता होना चाहिए। कैसे कंपोनेंट है? ऑल कार्बन कंपोजिट कंपोनेंट है। कार्बन कंपोजिट कंपोनेंट से क्या होगा? कॉस्ट इफेक्टिव है। क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है। अब हमारे पास समस्या क्या है कि एक बार जो रॉकेट ऊपर गया फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, हमें फिर वो वापस नहीं मिल पाता। अब हम लोग तैयार कर रहे हैं कि हाँ भाई इसे वापस भी लेकर आना है, कैसे लेकर आना है। ऑलरेडी इसरो इसके ऊपर काम कर रहा है, इसरो ने अपना पुष्पक बनाया है, बट जो प्राइवेट होते हैं उनको टाइम लगता है, क्योंकि इनके पास फंडिंग आएगी, पैसा आएगा, तब ये लोग काम कर पाएंगे। फिर जब ये लोग लॉन्च करेंगे, चीजें होंगी, तब फिर पता चल पाएगा कि ये सच में काम कर पा रहे हैं, सक्सेसफुल है नहीं है ना। तो स्टार्टअप में थोड़ा टाइम लगता है। अब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये सॉलिड फ्यूल स्टेज एंड लिक्विड फ्यूल स्टेज दोनों में ही काम करता है। दोनों में ही क्या करता है? काम करता है। ऑलरेडी यहां पे लिखा है 4 स्टेज, तो इसमें से 2 सॉलिड है और 2 लिक्विड है। फाइनली अगर हम लोग यहां पे बात करें, इस वाले पॉइंट को आप साइड में रखकर यहां पर देखें तो यहां पर लिखा हुआ है, इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? नाग भारतन डाका और पवन चंद्रा जी के द्वारा। इन 2 लोगों ने इसको स्टार्टअप को शुरू करने का काम किया था। अच्छा, इन्होंने कौन कौन से रॉकेट बना रहे हैं? एक विक्रम आई बना रहे हैं, एक विक्रम सेकंड और एक विक्रम थर्ड। 1 2 3। अच्छा, विक्रम फर्स्ट जो होगा वो 480 kg का वेट लेकर जा सकता है। कहां तक? 500 किलोमीटर तक जा सकता है, ठीक है। विक्रम सेकंड जो होगा वो 595 kg का वेट लेकर जा सकता है। कहां तक? 500 किलोमीटर तक। और विक्रम थर्ड जो होगा वो 815 kg का वेट लेकर जा सकता है। कहां तक? 500 किलोमीटर तक। मतलब अगर देखा जाए ये कंप्लीटली कहां पर लेकर जाएगा? इन सबको लोअर, अरे हट जा भाई, क्या हो गया इसको? लोअर अर्थ ऑर्बिट। एंड डेफिनेटली अगर राहुल सर आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने आपको एटमॉस्फेयर पढ़ाया होगा, और जब एटमॉस्फेयर पढ़ाया होगा तो उन्होंने आपको ये चीज बहुत अच्छे से बताई होगी कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर यहाँ पे आपका क्या है? एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे आपका ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे आपका स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे आपका मीजोस्फेयर, यहाँ पे आपका थर्मोस्फेयर और यहाँ पे आपका एक्सोस्फेयर। तो ये क्या है? 5 हमारी लेयर हमको देखने को मिल जाती हैं। इसी में अगर हम लोग बात करते हैं, ये वाली जो लेयर है जिसे आप लोग थर्मोस्फेयर या फिर आयनोस्फेयर भी कहते हो, ठीक है। इसी लेयर का जो अपर वाला पार्ट होता है, इस अपर वाले पार्ट में, इस वाले रीजन में हमको सारे के सारे सैटेलाइट्स देखने को मिलते हैं। इवन हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी हमको यहीं पर देखने को मिलता है। अराउंड 362 या कई जगह पर 340 लिखा होता है, मैं यहां पर आपको दोनों ही लिख कर दे रहा हूं, 340 और 360 से लेकर कहां तक? आपका अराउंड 600-700 किलोमीटर का जो रीजन है उसमें, ये जो रीजन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपका जो रहेगा वो इसके ठीक ऊपर वाले रीजन में रहेगा, इस वाले लोअर रीजन में रहेगा आपके, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, इसमें और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अलग से जानना पड़ेगा, ठीक है। सेम वही बातें लिखी हुई है, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे था, एग्जैक्टली सेम। इन्होंने एक पहले भी तैयार किया था जो 350 kg और 260 kg के भी वेट लेकर जा सकता था। अच्छा, हाँ भाई, किसी का कोई डाउट, कोई समस्या? सब समझ में आ रहा है अच्छे से? यस और नो एक बार जरा जल्दी से बता दो भाई।
समझ में आ रहा है? यस और नो, एक बार जरा बताओ, यस और नो, समझ में आ रहा है सबको? ईच एंड एवरीवन। फिर बात करते हम लोग इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ब्रह्मोस डील को लेकर। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, दुनिया का हर देश बोल रहा है यार ब्रह्मोस तो चाहिए हमें। ये जो मिसाइल है ना यार, ये तो चमत्कारी मिसाइल है यार, ये तो हमको भी चाहिए। इसकी जैसी जादूगरी कोई और नहीं कर सकता, हमको भी ये मिसाइल चाहिए। अगर हमारे पास ये मिसाइल नहीं होगी तो हम दुनिया को कैसे बताएंगे कि हमारे पास भी ब्रह्मोस है। इंडिया इतना बढ़िया इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया के साथ साथ फिलीपींस के पास भी ये मिसाइल है, और फिलीपींस के पास जब से मिसाइल है तब से चाइना थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में बिहेव करता है, एंड अपने को भी ये मिसाइल चाहिए भाई। तो अभी रिसेंटली इंडोनेशिया ने बोला यार हम भी ये मिसाइल लेंगे, हम भी ये मिसाइल लेंगे। इससे क्या पता चलता है कि इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी कितनी बढ़िया है, लोग कितना ज्यादा इंडिया के ऊपर विश्वास करने लगे हैं। हम इससे भी क्या कर सकते हैं अपने लिए, हम इससे भी क्या कर सकते हैं अपने लिए पैसा बना सकते हैं, है ना, सामान बेचकर। जैसे अमेरिका हमको बोलता है F-35 खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, है ना। 94.74% लोगों को समझ में आया, 5.26% लोगों को समझ में नहीं आया। अच्छा, कौन लोग हैं ये 5.62 वाले? कॉम्पिटेटिव का मतलब क्या होता है? अरे यार ऐसे तो मत पूछो, कम से कम कॉम्पिटेटिव का मतलब आपस में कंपटीशन, जैसे तुम लोगों के बीच में होगा कंपटीशन। 3D प्रिंट मींस, 3D प्रिंट बेटा 3D मशीन होती है, उससे पूरा का पूरा बनाया जाता है 3D प्रिंटिंग। ऐसी चीजें मत पूछो यार, तुम लोग जेनजी जनरेशन हो। कॉम्पिटेटिवनेस कि आपस में कंपनियां ज्यादा बेटर क्या करेंगी, कंपटीशन करेंगी। ऐसी चीजें मत पूछो यार, लॉजिकल चीजें पूछो। ये पढ़ा दिया है? क्या बात कर रहे हो, ये हो चुका है? अरे यार भाई, शिट, सच में भाई, ये तो ब्लंडर हो गया यार। फिर बताओ, चैट बंद कर रखी थी हमने और ये किसी ने बोला भी नहीं। हद हो गई यार। रिवीजन हो रहा है, अच्छा। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूं अब तुम लोग बोल रहे हो यहां पर, ये डाउट में नहीं बोल पा रहा था कोई, ये पढ़ा दिया है हमने। डाउट में किसी ने नहीं लिखा, ये पढ़ा दिया है। सबके सब वो व्हीकल और ये सब पूछ रहे हैं, ये किसी ने नहीं बताया कि सर ये पढ़ा दिया है। हद है यार। एक बच्चे ने बोला है, धनुष ने, ला आर्या ने बोला है यहां पर, पिछले निखिल ने बोला है। अरे यार शिट। नोट्स कैसे मैनेज करें? अनुष्का, बेटा नोट्स मैनेज करने का एक ही तरीका है, लिखो। अभी रुको मैं देखता हूं ये क्या पंगा हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। शिट मैन, ब्लंडर हो गया भाई। तो आज के लिए तो मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, ये जो गलती आज हमसे हुई है। हेलो अंकित सर। अरे यार आपने बोल दिया वो दिसंबर फर्स्ट वीक बच्चे कह रहे हैं हमने पढ़ा दिया है। अच्छा, शिट सर। अच्छा नहीं, वो तो मैं समझ गया, मुझे भी लग रहा है वो कहीं कंफ्यूजन हो गया यार।
हम लोगों ने कहां तक करवा दिया है, यहां तक करवा दिया ना इंटरनेशनल मरीन। चलो कोई बात नहीं सर, इसके आगे का करवा देता हूँ मैं, मेरे पास है वैसे तो न्यूज मैं लेकर आया हूँ, कोई बात नहीं, दो कुछ न्यूज कवर हो गई होंगी बच्चों की, कोई बात नहीं। ये लोग शैतानी करते, मैंने चैट बंद कर दी, बाद में पता चला लो अब ये लोग कमेंट कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं सर, थैंक यू। ओके, देखो हो जाती हैं ऐसी गलतियां। एसएसबी के बारे में बता देता हूं, चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर बता देता हूं मैं। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चीजें अप एंड डाउन होती रहती हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इतना मत सोचो। अब पढ़ते हैं, ये वाला तो नहीं पढ़ा ना, ऑपरेशन सागर बंधु भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, तुम लोग तो कह रहे थे मरीना ऑर्गेनाइजेशन तक, आईएमओ तक हुआ था, ये भी हो गया पक्का, ये भी हो गया। अच्छा, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये भी हो गया। अब जल्दी जल्दी बता दो क्या क्या हो गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल, नो सर, नो सर, हॉर्नबिल फेस्टिवल से शुरू करते हैं, ठीक है ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल से शुरू करते हैं, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है यार, हॉर्नबिल फेस्टिवल से शुरू करते हैं हम लोग। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में होता है हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, और आज हमारी क्लास में फेस्टिवल हो गया, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती है ऐसी चीजें, ठीक है। देखो, हॉर्नबिल फेस्टिवल के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है नागालैंड का एस्टेब्लिशमेंट। क्या था? नागालैंड का एस्टेब्लिशमेंट। नहीं, ये तो दिसंबर में ही है बेटा, ये तो दिसंबर में ही है। चलो चैट ऑन रखो। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो अब ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये 26th एडिशन था, ठीक है। नागालैंड के एस्टेब्लिशमेंट जब से हुआ है तब से नहीं किया गया, इसे आगे चलकर शुरू किया गया था। क्या किया गया था? आगे चलकर शुरू किया गया। मेन चीज क्या था? इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल्स में से एक होता है। इसके बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने इस बार सोशल मीडिया पर देखे होंगे, है ना? आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, ठीक है। अरे ठीक है, सागर बंधु भी बता दूंगा, कोई बात नहीं, अब पढ़ लो पहले, फिर मैं आगे चलता हूं, ठीक है। सागर बंधु भी बता दूंगा मैं, ठीक है। अब पहले ध्यान दो, सब लोग शांत हो जाओ, ऐसे नहीं रुकोगे तुम लोग। चैट डिसेबल, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, ठीक है। सागर बंधु नहीं हुआ है, मैं वो भी एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक। अब थोड़ी देर के लिए शांत सब लोग, 3 बार सांस अंदर लो, छोड़ो अच्छे से, गहरी सांस ऐसे करके, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाओ, ठीक। मुझे पता है हमसे एक छोटी सी गलती हो गई, कुछ टॉपिक आप लोगों ने लास्ट मंथ कर लिए थे, कोई बात नहीं, बट अभी हम लोग सही डायरेक्शन पे आ चुके हैं, ठीक है, इट्स ओके। अब फोकस करो, चैट क्लोज, बंद मत करो कोई कमेंट, मुझे पता चल गया क्या हुआ है। मैं पीछे सागर बंधु भी करवा दूंगा, यहां से आगे भी करेंगे, ठीक है। अब शांत रहना, कोई और चैट नहीं, कोई और मैसेज नहीं, वरना फिर से कुछ हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। शांत रहो। अब ध्यान दो, हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये नागालैंड में होता है, और नागालैंड में नागालैंड के एस्टेब्लिशमेंट को ध्यान में रखकर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, कहां पे हुआ है इस बार? किस्मा विलेज कोहिमा में हुआ है। किस जगह पर हुआ? किस्मा विलेज कोहिमा में हुआ है। 1 दिसंबर से शुरू होता है क्योंकि इसी दिन नागालैंड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में चलता है पूरा, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं। इनिशियल शुरुआत में जो नागा ट्राइब्स होती थी वो यहां पे आती थी, वो पार्टिसिपेट करती थी, पर धीरे 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 ये जो फेस्टिवल है ये बहुत बड़ा होता चला गया। एंड आज के टाइम पीरियड पर पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इस में पार्टिसिपेट करने का काम करता है, क्या? पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट। आई होप तुम लोगों को बात समझ में आई। कब से शुरू हुआ है?
ठीक है, क्या चीज प्रेजेंट कर रहा है? यूनिटी, प्रिजर्व द एथनिक हेरिटेज को। इस टाइम पीरियड पे म्यूजिक, क्राफ्ट, कुजीन, फोक आर्ट्स, फोक डांस, ये सब चीजें प्रेजेंट की जाती हैं। एंड अगर आप में से कोई भी नॉर्थ ईस्ट से है तो मैं कहना चाहूंगा तुम्हारा कल्चर वन ऑफ द बेस्ट, सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड कल्चर है। अगर आप में से कोई भी कभी नॉर्थ ईस्ट जाएगा तो आप इस चीज का एहसास करोगे। ठीक है, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैं त्रिपुरा में रह रहा था, जब मैं असम में रह रहा था, मैंने नॉर्थ ईस्ट को बहुत क्लोजली देखा। एंड जब मैंने मॉनिटर किया तब मुझे पता चला कि यार यहाँ पे जो डिसिप्लिन है ना, यहाँ पर जो लोगों के अंदर देशभक्ति है, वो कहीं और देखने को नहीं मिलती। आप अपने देश को हजारों बातें बोलोगे, आप गवर्नमेंट को हजारों गालियां दोगे, पर नॉर्थ ईस्ट के लोग ऐसे नहीं हैं। उनको लगता है ये देश हमारा है, इसे साफ रखना गवर्नमेंट का काम नहीं, इसे साफ रखना हमारा काम है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि पावर में कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी पार्टी है। वो ये सोचते हैं देश हमारा है, हमें इसकी सेवा करनी है। सड़कें खराब नहीं होती, सड़कें टूटती नहीं है, सड़कों पे स्पीड ब्रेकर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, पर आप बाकी पूरे इंडिया में जाओ, हर जगह पर आपको इन सब की जरूरत पड़ती है। वहां पे ट्रैफिक रूल फॉलो होते हैं 100%, और हम कहीं पर भी फॉलो नहीं करते। ठीक है, बात समझ आई? तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखना। आप सब लोगों को नॉर्थ ईस्ट को हमेशा थैंक्स बोलना चाहिए। और हम लोग कई बार ये जो गलत काम करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, ये सबसे गलत है, सबसे ज्यादा गलत है। इतना ज्यादा गलत है, इतना ज्यादा गलत है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने ही देश के लोगों के साथ जब भेदभाव करोगे तो लोग क्या करेंगे? आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। हम आपस में कभी एक साथ रहते ही नहीं, पर नॉर्थ ईस्ट के लोग हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। जो खूबसूरती, जो देशभक्ति नॉर्थ ईस्ट के लोगों में है, वो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। आप एक्सक्यूज दे सकते हो कि गवर्नमेंट ने मेरे लिए ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, गवर्नमेंट ने वैसा नहीं किया। नॉर्थ ईस्ट के लोग कभी भी ये बात नहीं कहते, कभी भी ये बात नहीं कहते। और ये सबसे बड़ी बात है नॉर्थ ईस्ट की। सोचो, हम आज के टाइम पीरियड में बात कर रहे हैं कि इंडिया में बांग्लादेशी रोहिंग्याज आ गए हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। हम लोग बोल रहे हैं अरे गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट देखी, गवर्नमेंट निकालेगी, गवर्नमेंट करेगी। बट सोचो, नॉर्थ ईस्ट के लोग कह रहे नहीं, ये हमारा देश है, हमें ध्यान रखना है कि हमारे देश में कोई इलीगल पर्सन आकर ना रहे। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में आपको इस तरह की लड़ाइयाँ और ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इन सब चीज़ों में, समझे भाई? हॉर्नबिल एक पक्षी है, उस पक्षी के नाम से ये नाम आया, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल नाम का पक्षी है, ठीक है, और इसको यही कहा जाता है। चलो, फाइनली मेनली ये नागा हेरिटेज है, तो उसी चीज को लेकर बोला गया है, इनके कल्चर को सेफगार्ड करने के लिए, टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, और जो इंडिजिनियस वहां की ट्राइब्स हैं, उनके कल्चर को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस फेस्टिवल को किया जाता है। ठीक है, फिर आता है संचार साथी ऐप। अब यहां पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। आप में से कई लोग कहेंगे सर संचार साथी ऐप से बड़ी दिक्कत है। सर संचार साथी ऐप, हो सकता है गवर्नमेंट हमारा डेटा ले रही हो सकता है गवर्नमेंट ये कर रही हो सकता है गवर्नमेंट हमसे डेटा खींच ले, हो सकता है हमारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट लीक कर दे। सोचो, हम ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं किसके लिए? संचार साथी ऐप के लिए कर रहे हैं ना। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसको तैयार किया। ठीक है, क्या कहा गया कि ये मैंडेटरी होनी चाहिए एप्लीकेशन। क्या होना चाहिए? आपके डिवाइसेस में ये एप्लीकेशन मैंडेटरी होनी चाहिए फ्रॉम द मार्च 2026। फ्रॉम द मार्च 2026 ये फिक्स किया गया। ठीक है, ये क्या गया? फिक्स किया गया। एंड्रॉइड और आईओएस दोनों में ही ये हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देख लो यार, कोई बात नहीं, पढ़ लो थोड़ा सा। ठीक है, बट प्रॉब्लम हम लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं यार गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट डेटा लीक कर रही है, पर आपके खुद के फोन में जो एप्लीकेशन है वो आपका सारा डेटा निकाल रही है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज से अवेयर रहना।
क्या करेगी, चक्षु सुविधा देगी, जो IMEI नंबर होता है उसको ट्रैक करेगी, ठीक है, ब्लॉक करने में हेल्प करेगी अगर आपका फोन चोरी होता है, कुछ होता है, वेरीफाई करेगी आपके हैंडसेट को और उसकी जेन्युइननेस को, ठीक है, जो इंटरनेशनल कॉल्स आती हैं उनको रिपोर्ट करने में हेल्प करेगी, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भी फाइंड आउट करने में आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो यहां पर यह संचार साथी एप्लीकेशन है, यहां पर सारी सारी सुविधाएं आपको दे रखी हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे सर सागर बंधु नहीं हुआ है, तो सागर बंधु में एक बार जल्दी से बता देता हूं क्या है, ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है। तो श्रीलंका में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था साइक्लोन दिवात। क्या था, साइक्लोन दिवात। हर्ष शुक्ला, बेटा 45 डेज वाला जो आप बात कह रहे हो, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता। 45 डेज का जो डेटा है वो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स है कि आप कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, कोई भी जो डेटा, वो 45 डेज तक रखोगे। उन 45 डेज में आपके पास अगर कोई भी इशू है इलेक्शन को लेकर, कुछ भी चीज को लेकर, तो आप केस कर सकते हो। इसीलिए 45 डेज का वहां पे नॉर्म्स है कि 45 डेज तक डेटा रखा जाता है एंड उसके बाद उसे हटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, इसीलिए वो ऐसा है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे सामने आधी इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन कौन पढ़ा रहा है, प्रथमेश सर पढ़ा रहे होंगे शायद, तो प्रथमेश सर या फिर अगर देशराज सर पढ़ा रहे हैं तो देशराज सर में 100% उन्होंने ये चीज बताई होगी आपको कि ये जो 45 वाला जो डेटा है, ये 45 डेज का डेटा क्यों है बेटा, ये इसलिए है क्योंकि 45 डेज में इन केस आपको अगर कोई भी इशू है तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। कहां जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है 45 डेज, एंड 45 डेज के बाद इस डेटा को डिलीट कर दिया जाता है, इसीलिए किया जाता है, और कोई रीजन नहीं है। समझ में आई बात, समझ में आई हर्ष, इसलिए किया जाता है। अब इस हिसाब से देखोगे तो गवर्नमेंट ने तो आधार डेटा, पैन कार्ड का डेटा, ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा, ये सब भी तो अपने पास संभाल के रखा है, ये सब भी तो संभाल के रखा है ना। तो ये सब कैसे रखा हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि ये डेटा नहीं रख सकते, रखने को रख सकते हैं। अगर यहाँ पे 45 डेज का नॉर्म्स बढ़ाकर 90 डेज कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली 90 डेज हो जाएगा। अगर बढ़ाकर 100 डेज किया जाएगा, 200 डेज किया जाएगा तो 200 डेज हो जाएगा, समझे। इसलिए चलो अब वापस आते हैं जरा, चलो अब ध्यान दो इधर। ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं आपस में, गन उठाने की, वर्षा से क्या बातें हो रही हैं, भाई पढ़ लो इधर। हाँ, तो ऑपरेशन सागर बंधु ये चलाया था हम लोगों ने, किसकी हेल्प के लिए, किसकी हेल्प के लिए चलाया था, श्रीलंका की हेल्प के लिए चलाया था। किसके लिए चलाया था, श्रीलंका की हेल्प के लिए चलाया था, क्योंकि श्रीलंका में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था साइक्लोन दिवात, ठीक है। और श्रीलंका से चलकर आगे चलकर ये साइक्लोन किससे टकराए, इंडिया से भी जाकर टकराए। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, एक रिलीफ के लिए ये ऑपरेशन चलाया था। साथ ही साथ हमने वो वहां पे लोगों को रेस्क्यू करने का भी काम किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा ये जो ऑपरेशन था किसके ऊपर था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ को लेकर था। तो डिजास्टर के लिए जो भी मटेरियल चाहिए था लोगों को बचाने के लिए, रिलीफ मटेरियल वो सप्लाई किया, मेडिकल सप्लाई की, इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड क्रिटिकल जो भी चीज़ें होती हैं असेसमेंट के लिए वो हम लोगों ने प्रोवाइड करवाई। हमारा जो विजन है वो क्या है, महासागर विजन है। अब ये महासागर क्या है, ये 100% एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। महासागर विजन ध्यान रखना, 100% चांस है कि महासागर आपसे पूछा जाएगा। क्या है महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट एंड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन। अक्रॉस द रीजन कौन सा है, ये वो रीजन है जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं। किसके, इंडिया के जो नेबर्स हैं उनकी बात हो रहा है। यहां पे कौन गया था, INS विक्रांत फ्रंट लाइन पे काम कर रहा था, और INS उदयगिरी, ये वो नेवल शिप्स थे जो यहां पर क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट करने का काम कर रहे थे। तो जब आप किसी भी न्यूज को पढ़ते हो, अब ये भी कोई न्यूज अलग से नहीं है ना, सिंपल आपके न्यूज़पेपर में जो न्यूज आती है वही न्यूज है। अब इसमें से भी कोई डेटा अगर मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा,
1 पॉइंट यहां पे मिला, 1 पॉइंट यहां पे मिला, बाकी क्या कि भाई हम वहां पर गए हैं, ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है, श्रीलंका की हेल्प के लिए गए हैं, दैट्स इट, बस बात हो गई खत्म। अगर आपको लिखना भी है, कोई भी पर्सन जो लिखना चाहता है वो क्या करेगा, सीधे सीधे सागर बंधु लिखेगा, ये लाइन लिखेगा, एक लाइन ये लिखेगा सागर बंधु, उसके बाद इंडिया की तरफ से कौन सी शिप गई है ये बताएगा, यहां पर बताएगा इसके बारे में, और इंफॉर्मेशन खत्म। बाकी मेडिकल सप्लाई, लोगों को बचाना, ये सब चीजें तो होंगी ही होंगी। ठीक है, रेज बेट करवाया था मैंने, यस और नो? हाँ भाई, रेज बेट करवाया था मैंने, रेज बेट करवाया था ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में। मुझे लग रहा है आज हम लोगों ने, मैंने ज्यादा बड़ी गलती कर दी है, फर्स्ट टाइम हुआ है, ये भी हो चुका था, अच्छा ये भी हो चुका है फिर तो। अवार्ड, गैरिस्ट्रियो अवार्ड, अब कुछ लोग कह रहे हैं नो सर, कुछ लोग कह रहे हैं यस सर। अब एक काम करो, सब लोग पढ़ लो अच्छे से, ठीक है? अब कोई नो मोर एक्सक्यूज, चुपचाप पढ़ लो सब लोग अच्छे से, ठीक है? रेजबेट, रेजबेट एक नया वर्ड जोड़ा गया, किसमें? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। किसमें जोड़ा गया? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जोड़ा गया। किसमें? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जोड़ा गया। इसे ईयर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। क्या कहा गया? ईयर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। अब रेजबेट होता क्या है? रेजबेट है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आकर कड़वी कड़वी बातें बोलूं, ऐसी बातें बोलूं जो किसी को पसंद ना आए, पर तुम लोग सिर्फ इसलिए सुन रहे हो कि चलो हमें लोकेश सर को हेटरेट देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे किसी को कुछ बोल दिया, कुछ लोग मेरी बात से एग्री नहीं करे, उन्होंने वीडियो खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद जाकर फीडबैक में लिखना शुरू कर दिया, लोकेश सर ऐसे हैं, लोकेश सर वैसे। तुम लोग करते हो ना ऐसे? सब लोग करते होगे, हाँ या ना? ओ भैया उन्नाव केस, एक बात बता, उन्नाव केस क्या एग्जाम में आएगा? पढ़ ले यार। आदमी गलत था तो गलत आदमी को सजा मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी मिलेगी, ठीक है? पर इसका मतलब ये नहीं तुम आपस में अपने रिश्ते खराब करोगे, आपस में दोस्ती खराब करोगे, ठीक है? तो ये हरकतें तो छोड़ ही दो तुम लोग आपस में, हद होती है बिल्कुल ही। ध्यान से सुनो, फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी मैंने यहाँ पे किसी को हड़का दिया, डांट दिया, अब इसको लगा सर ने मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, अब मैं सर के बारे में लिखूंगा कुछ ना कुछ, अब मैं अपनी खुन्नस मतलब अपना गुस्सा निकालूंगा। सर ने मेरे बारे में बोला ना, सर ने मुझे क्लास में ट्रोल किया ना, सर ने मुझे बोला ना सबके सामने, अब मैं बताता हूँ सर को। तुमने जाकर फीडबैक में लिखना शुरू कर दिया उल्टा सीधा, लोकेश सर ऐसे हैं वैसे हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं, मुझको ये बोल दिया वो कर दिया, खूब लिख दिया तुमने उल्टा सीधा। पर ऐसा तो है नहीं, कोई देख नहीं रहा। पर वो चीज क्यों हुई है? रेज बेट। तुम देख क्यों रहे थे? इसी वजह से देख रहे थे कि सर बोलेंगे मैं फिर ये लिखूंगा, ये बोलेगा फिर मैं ये करूंगा, ये ऐसा करेगा फिर मैं ये करूंगा। रेज बेट। लोग किसी भी डेटा को, किसी भी वीडियो को, किसी भी चीज को कंज्यूम क्यों कर रहे हैं? इनकी लड़ाई होगी। सोशल मीडिया पे यही चल रहा था ना, सोशल मीडिया पे तुमने देखा ना, कई सारे ग्रुप बन गए थे, इंस्टाग्राम पे सब जगह, और भाई मैं यहां पर आ गया हूं, आजा देख लूं तुझे। अब तुम लोग उसका वीडियो देख रहे हो, अरे यार ये लड़ने के लिए जा रहा है, भाई हम तेरे सपोर्ट में। एक लिख रहा अबे आजा तुझे हम भी देख लेंगे, हम भी आ रहे हैं उसके सपोर्ट में। फिर दूसरा वहां से वीडियो बना रहा, अबे आजा मैं भी आ गया हूँ, कहाँ पे है तू, दिखा मुझे कहाँ पर खड़ा है। फिर तुम उसके वीडियो को भी देख रहे हो। अब आपस में क्या चल रहा है इनका? ये लगातार चल रहा था, अभी सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा चल रहा था ये सब, लिटरली जिसकी हद पार हो गई थी। क्या हो रहा था? रेजबेट हो रहा था, इसी को रेजबेट बोलते हैं। बात समझ में? तो ये जेंजी वर्ड है, तुम लोग ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हो, ठीक है? रेजबेट वर्ड को, तो जो मैंने आपको बताया ऑनलाइन कंटेंट के लेकर जो आउटरीच, जो आपको बूस्टर देखने को मिलता है, ट्रैफिक इंगेजमेंट जो देखने को मिलता है, और लोग कर भी इसीलिए रहे थे। अब ये सब तो हो गया, उसके बाद आपने एक देखा होगा, एक मीम मटेरियल तैयार हुआ था कि हाँ यहाँ पर 36 बिरादरी के लोग इकट्ठा हो चुके हैं, और किसी ने भी अगर हमारे सुजुका को कुछ बोला तो सारे लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे। फिर एक तरफ से एक ने बोल दिया कि भाई वो सब ठीक है, पर हम नहीं चाहते कि हमारे नोबिता का नाम कहीं पर भी आए। तो लोग क्या कर रहे थे? रेजबेट का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है? तो ऑक्सफोर्ड ने इसको क्या किया है? चूज किया था एज अ ईयर ऑफ द वर्ल्ड 2025। हर साल ये सब चीजें होती हैं। इसके अलावा और कौन सा वर्ड था? एक था बायोहैक। बायोहैक क्या होता है? बायोहैक है मेथड टू इंप्रूव अ हेल्थ, मेथड टू इंप्रूव अ हेल्थ। एंड एक और वर्ड था, कौन सा? ऑरा
फार्मिंग, एफर्ट्स टू अपीयर चार्मिंग और कूल। ठीक है, कई जगह पर सेंटर्स बन जाते हैं, आजकल ग्रूमिंग क्लासेस चल रही हैं, उन ग्रूमिंग क्लासेस में एक सब्जेक्ट होता है ऑरा फार्मिंग। क्या है, आप हमारे साथ बैठिए, ध्यान लगाइए, ये कीजिए, ऐसे कपड़े पहनिए, ये कीजिए, अपने ऑरा को फॉर्म कीजिए। कुछ नहीं होता, अपने ऊपर काम करो, पढ़ाई करो, स्किल सीखो, ये सब होता है। ये सब काम करोगे तो ऑरा अपने आप अच्छा हो जाएगा। अब तुम अगर बाल नीले करके, पीले करके, यहां पर हर जगह पर टैटू बनाकर घूम रहे हो, ठीक है, पतली सी जीन्स पहनकर, ठीक है, बाल एकदम ऐसे करके स्पाइक बनाकर घूम रहे हो, कानों में तुमने 10 बालियां लगा रखी हैं पूरे कान में, ठीक है, लड़के भी आजकल ये काम कर रहे हैं, लड़के भी मेकअप करके जा रहे हैं, तो वो तुम्हारा ऑरा फॉर्म थोड़ी हो रहा है। तुमको लग रहा है मेरा ऑरा फॉर्म हो रहा है, 10 लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, देख नहीं रहे, वो ये सोच रहे हैं भाई यार ये कौन है कबूतर जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। आज के टाइम पीरियड पे नए नए जो वर्ड्स आ रहे हैं, ये कई बार हमको सुनने में पॉजिटिव लेते हैं, बट कई जगह पर इनका नेगेटिव इंपैक्ट भी हमको देखने को मिलता है। फिलहाल क्योंकि न्यू जनरेशन है, तो न्यू जनरेशन इस तरह के वर्ड्स बनाती रहती है। तो 3 वर्ड थे, एक रेजबेट, एक बायोहैक और एक ऑरा फार्मिंग। अब ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, सिंपल सा था, बस आपको पता होना चाहिए रेजबेट क्या है। हो सकता है इंग्लिश में आ जाए, बायोहैक आ जाए इंग्लिश में। ठीक है, फिर आता है पॉलिसमार, पॉल्समार, ठीक है, ग्रेगोरियस अवार्ड। सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा है, क्योंकि टंग ट्विस्टर जैसे वर्ड्स हैं ये थोड़े से। वेल, ये दिया गया किसको, डॉक्टर टेसी थॉमसन को। क्यों, क्योंकि इनको हम लोग मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं हम लोग, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। वैसे ही यहां पर मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, किसको कहते हैं, डॉक्टर टेसी थॉमसन को। क्यों, क्योंकि अग्नि मिसाइल का जो डेवलपमेंट था वो उसमें ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में रही हैं। किसके रूप में रही हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में रही हैं। ठीक है, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और अभी जो प्रेजेंट में नई जो मिसाइल्स आ रही हैं उनमें भी इनका अपना एक बहुत बड़ा अहम योगदान है। ठीक है, अब ये जो अवार्ड है, वैसे इनको अग्निपुत्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्निपुत्री भी कहा जाता है, इन्हें निकनेम दिया गया। अब इस अवार्ड के बारे में बात करते हैं, तो ये किसको दिया गया, किसके नाम से। ठीक है, तो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सोफिया सोसाइटी ऑफ मलकरा, एंड ये सोसाइटी यहाँ पे एक ऑर्थोडॉक्स चर्च के थ्रू क्या की जाती है, चलाई जाती है, एंड इन लोगों ने ही क्या किया, ये अवार्ड यहाँ पर इनको सम्मानित किया है। ठीक है, जिन पर्सन के नाम से ये अवार्ड है वो कौन है, एक बहुत बड़े फिलोसफर एंड स्कॉलर थे जिनके नाम से ये अवार्ड दिया जाता है। फिर आता है इंडियन नेवी डे। क्या आता है, इंडियन नेवी डे आता है। अब इंडियन नेवी डे सबको पता है 4 दिसंबर को होता है। 4 दिसंबर को शुरू करने के पीछे रीजन क्या था, 1971 की वॉर में ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था। क्या चलाया गया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था। ये प्रेस रिलीज है इंडियन नेवी की, जो कि आप देख रहे हो। ठीक है, ऑन इंडियन नेवी डे। अब इस ऑपरेशन ट्राइडेंट में हम लोगों ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को पूरी तरह से सपाट कर दिया था, समतल कर दिया था, बिल्कुल खत्म ही कर दिया था। ठीक है, अब वो जो ऑपरेशन ट्राइडेंट था ना, उसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल एज अ नेवी डे। क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। बात समझ में आई, क्लियर है। चलो, यहां तक बात समझ में आई। किसकी बात हो रही, 1971 वॉर की बात हो रही है। सबसे बड़ी बात, हमने क्या किया था, बांग्लादेश को आजाद करवाया था। आज वही बांग्लादेश हमारे सामने क्या कर रहा है, नाच के दिखा रहा है। अपने को कुछ ज्यादा नहीं करना है, 2 थप्पड़ एक्स्ट्रा लगाने बांग्लादेश को, उसे अपने आप समझ में आ जाएगा बाप कौन है ना। तो वो कहते हैं ना, एक डायलॉग है ना, पैदा करने वाले से बैर नहीं किया करते। पैदा करने वाला मतलब अपने बाप से कभी बैर नहीं किया करते। अब बांग्लादेश को ये बात समझ में नहीं आ रही, पर समझ में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी कि जो कबूतरबाजी है इसको ध्यान ना दें।
चलो फाइनली ऑपरेशन ट्राइडेंट, इसी समय पर हमने पीएनएस कैबर को भी क्या किया था, यहां पे डिस्ट्रॉय किया था। पीएनएस गाजी भी इसी टाइम पीरियड पे डिस्ट्रॉय की गई थी। पीएनएस गाजी भी इसी टाइम पीरियड पे डिस्ट्रॉय की गई थी, याद है आपको? ठीक है, अच्छा ये सब चीजें तो ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है आज के टाइम पीरियड पे अगर हम लोग सोचें, आज के टाइम पीरियड पे अगर हम लोग सोचें, तुम लोगों ने अभी ऑपरेशन सिंदूर देखा होगा। सोचो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। हम लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत पीछे हैं। इंडिया में एक न्यूज लाई गई कि इंडिया ने कराची पोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया या कब्जा कर लिया, इस तरह की न्यूज आई थी। एंड उसके बाद इंडियन मीडिया का बहुत ज्यादा हंसी उड़ाई गई, बहुत ज्यादा मजाक बना, पाकिस्तान से लेकर इंडिया तक में मजाक बना, लिटरली हद पार कर दी थी। एक्चुअल में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में सिर्फ इतना करना था, नाउ इंडिया न्यूज एक्चुअल में ये चलानी थी। न्यूज क्या चलानी थी? ये नाउ इंडियन नेवी इज गोइंग टू स्ट्राइक ऑन कराची पोर्ट, न्यूज चलानी थी ये। हमारे न्यूज वालों ने क्या किया? उसे जिता दिया, अपने कब्जे में ले लिया, ये काम किया। जबकि क्लियर था कि भाई आपको न्यूज ये चलानी है कि नाउ इंडियन नेवी गोइंग टू स्ट्राइक ऑन कराची पोर्ट। कराची पोर्ट एक बहुत क्रूशियल प्लेस है, अगर उसके ऊपर हल्का सा भी अटैक किया तो पाकिस्तान की ऑलमोस्ट पूरी इकोनॉमी एकदम से डिस्ट्रॉयड कंडीशन में चली जाएगी, क्योंकि सारा शिपमेंट सब कुछ जो होता है वो वहीं से होता है। और हम लोगों ने क्या किया, यहां पर बेवकूफ़ी कर दी। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम लोग बहुत पीछे, हमें नहीं पता कि कितनी इंफॉर्मेशन कैसे रिलीज करनी है। और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान हमसे बहुत आगे है, और ये सच है, ये लिटरली सच है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से चीज़ों को प्रोजेक्ट किया, जिस तरह से चीज़ों को बताया, लिटरली इंडिया में बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं, अरे यस पाकिस्तान ने जो बोला ये बात बिल्कुल सच है। और लोग आज भी उसी चीज़ को बोल रहे हैं, एक्सेप्ट करें, हाँ हाँ पाकिस्तान में जो हुआ था वो पाकिस्तान ने जो बोला सच है, आज भी लोग बोल रहे हैं। इतना अनफॉर्चुनेट है हमारे साथ। तो हमारी बेवकूफ़ी यही है। तो कराची थोड़ा सा इसलिए ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आने वाले टाइम पीरियड पे डेफिनेटली बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट होगा तो कराची बलूचिस्तान के पास रहेगा। फिर क्या, इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन किया था ब्लू वाटर में, ये आपको पता है, ठीक है। 67,000 पर्सन, 150 शिप्स एंड सबमरीन्स आज के टाइम पीरियड में क्या कर रही हैं, यहां पर काम कर रही हैं। किसके साथ? इंडियन नेवी के साथ, ठीक है। बिफोर 1972 से पहले तक हम लोग क्या करते थे, इसे सेलिब्रेट करने के लिए 21 अक्टूबर का यूज करते थे। आगे चलकर हम लोगों ने डेट को क्या किया, यहाँ पे चेंज करने का काम किया था। वेल ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे आता है हम लोग किसके बारे में बात करें, न्यूमलिंगर रिफाइनरी लिमिटेड। ये 27th नवरत्न स्टेटस दिया गया। अब ये नवरत्न स्टेटस किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है पीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होती है ना, उनको दिया जाता है। मतलब गवर्नमेंट के वो कंपनियां, ठीक है, गवर्नमेंट की वो कंपनियां जो प्रॉफिटेबल होती हैं, किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, तब उनको यह स्टेटस दिया जाता है। अब यहाँ पर एक मिनी रत्न है, एक नवरत्न है और एक महारत्न है। 3 है। कितने? 3 है। इसके अलावा एक रत्न भी बोला जाता है, बट वो एक अलग कंडीशन है। फिलहाल हम लोग 3 को देखते हैं, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न, ठीक है, 3 कंडीशन। अच्छा, तो एक 27th क्या है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जिसको कि यहां पे महारत्न का स्टेटस मिला है। क्या करती है ये? 3 मिलियन मैट्रिक टन एनुअल कैपेसिटी का पेट्रोलियम रिफाइन करने का काम करती है। कहां पर है? गोलाघाट, असम में है। तो ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये कहां पर है, किस जगह पर सिचुएटेड है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो चुका है आपके लिए। बात समझ में आई? यहां तक कोई डाउट किसी को भी किसी भी तरीके का? 3 कैटेगरीज होती है, मिनी रत्न, महारत्न एंड नवरत्न। अब ये कौन कौन से हैं यहां पर देख लो। महारत्न कौन सी है? सबसे पहले आता है मिनी रत्न कैटेगरी 2, मिनी रत्न कैटेगरी 1। यहां पर 3 साल, कोई अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं तो भी चलेगा। मेन है ये वाला मिनी रत्न, पॉजिटिव नेट प्रॉफिट होना चाहिए एटलीस्ट 3 सालों तक। नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़ होनी चाहिए। दूसरा क्या है? नवरत्न, क्या होना चाहिए? मस्ट बी अ
मिनी रत्न हो चुका हो, अपना स्कोर इंप्रूव कर चुका हो और प्रॉफिटेबल कंडीशन में आ चुका हो। कितना? 1000 करोड़ रुपीज, 15% ऑफ नेट प्रॉफिट। फिर आता है महारत्न। यहां पे कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो उस कंपनी को नवरत्न होना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है? एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। कितना? 3 सालों तक। नेट प्रॉफिट 15,000 करोड़ होना चाहिए 3 सालों तक। और यहां पर जो नेट प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़ 3 सालों तक आपको दिखना चाहिए। अब ये सारे की सारी क्या है? क्राइटेरियाज यहां पर फुलफिल करने पड़ेंगे, तभी कंपनियों को स्टेटस मिलेगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप यहां पर चीजों को देख सकते हो। ठीक है, यहां पर भी चीजें आपको बताई गई हैं, कौन कौन सी कंडीशंस है, कौन कौन से स्टेटस आपको दे सकते हैं। तो महारत्न, मिनी रत्न एंड नवरत्न एंड मिनी रत्न। क्लियर? इनिशियल अगर आपसे कोई पूछे कि इनकी शुरुआत कब से की गई है, तो अगर आपको कभी कोई पूछा जाएगा तो आप बोलोगे सर 1997 से इनकी शुरुआत की गई थी, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न दिए जाने की। ठीक है, फाइनली अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आता है कौन सा? आपका लॉस एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट शायद लास्ट क्लास में या उससे पहले भी किसी ने मेरे से ये चीज पूछी थी, तुम्हारी क्लास में भी, कि सर ये एग्रीमेंट हुआ क्या था। तो तब मैंने सिंपल सा जवाब दिया था, भाई इंडिया और रशिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन अभी इंडिया आए हुए हैं। मैंने बड़ा सिंपल शब्दों में ये चीज बताई थी। बट अभी मैं आप लोगों को अगर इसके बारे में बताऊं तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स में से एक है। किसको लेकर है? लॉजिस्टिक्स सपोर्ट को लेकर है। मेन चीज किसको लेकर है? लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। लॉजिस्टिक मतलब सामान, ठीक है, वस्तुओं का सपोर्ट। आदा दाना मतलब सॉरी आना जाना, ठीक है, अनाज दाना बोल रहा हूं मैं, अनाज दाना नहीं है, सामान का लाना ले जाना, आना जाना, इन सब चीजों में सपोर्ट करना। अब ये सपोर्ट क्यों रिक्वायर्ड है? देखो रशिया आज के टाइम पीरियड में वॉर में इन्वॉल्व है यूक्रेन के साथ, और ये वॉर आज से नहीं चल रही, काफी लंबा टाइम बीत चुका है, 3.5 साल से ज्यादा हो रहे हैं अब इसको। उसके बावजूद भी ये वॉर अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। जिस हिसाब से कंडीशंस है, जिस हिसाब से यूरोप कंडीशंस प्रेजेंट कर रहा है, फिर अमेरिका एग्री नहीं कर रहा, फिर अमेरिका एग्री कर रहा है तो यूरोप एग्री नहीं कर रहा है, दोनों एग्री कर जाता है तो यूक्रेन एग्री नहीं करता। ठीक है, तो एक सिंगल लाइन पे तो आ ही नहीं पा रहे। इस चीज का फायदा रशिया उठा रहा है। रशिया को लग रहा है कि कोई बात नहीं, हम लगातार एक्सलेट करते ही रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हमारे पास जो जमीन है हम तो घेर के बैठे हैं, हम यहां से अंदर तुम्हें नहीं आने देंगे, तुम हमें मत आने दो अंदर। ठीक है, और यूक्रेन अगर कोई भी ऐसा बड़ा इंसिडेंट कर देता है तो रशिया को फिर मौका मिल जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा मैसिव अटैक किया था रशिया के बहुत सारे रीजन्स में, ट्रक्स के थ्रू पहुंचाए गए थे बहुत सारे ड्रोन्स। ठीक है, और यूएवीज और ड्रोन का यूज किया गया डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर स्ट्राइक करने के लिए। रशिया की कैपिटल मॉस्को तक पे ड्रोन पहुंचा दिए थे यूक्रेन ने। अब यूक्रेन ने ये सब कर तो दिया, ये अटैक प्लान तो कर लिया, पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? रशिया ने और ताकत के साथ इंपैक्ट डाला, अटैक किया। अब उस अटैक की वजह से यूक्रेन के और भी कई सारे रीजंस क्या हो गए? रशिया के कंट्रोल में चले गए। यूक्रेन के पास रशिया का कितना पार्ट होगा? मुश्किल से 0.0001%। और रशिया ने यूक्रेन का करीबन करीबन अगर डॉनबास का और नीचे का जो रीजन है वो पूरा का पूरा हथियार रखा है। और 2014 में ऑलरेडी जो क्रीमियन आइलैंड वाला रीजन था वो भी हथियार रखा है। ठीक है, वो भी हथियार ही है, वो तो 2014 में ही हो गया था। उसके बाद रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए, रशिया ने बाकी देशों के साथ रिश्ते बना लिए, अपने अच्छे कर लिए, तो सैंक्शंस का फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद रशिया ने और कई देशों के साथ संबंध बनाए, जिसमें से इंडिया और चाइना स्पेशली थे। पर चाइना के साथ रशिया को खतरा रहता है। क्यों? क्योंकि चाइना की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी चल रही होती है कि अरे यार दोस्त है तू मेरा भाई है यार, तू मेरा भाई है, साथ में बैठ ले खाना खा, पता चला खाने में ही जहर डाल दिया। इंडिया के साथ ऐसा नहीं है, इंडिया ऐसा कभी नहीं करता है ना, इंडिया कभी भी ऐसा नहीं करता। वेल अगर इसके बारे में बात करें, इस पूरी के पूरे एग्रीमेंट के बारे में बात करें, तो इसमें बहुत सारी बातें की गई थी, जिसमें सबसे पहले था बायलैटरल मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट। मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट क्यों? क्योंकि आज के टाइम पीरियड पे रशिया को भी दुनिया भर का एक्सेस चाहिए। अब दुनिया भर का एक्सेस या तो वो पूरे आर्कटिक ओशन से होता हुआ जाए, तो आर्कटिक ओशन तो पूरा बर्फीला है, वहां पे जाना, वहां पे शिप चलाना बड़ा मुश्किल है। तो क्या करा जाएगा?
एक काम कर सकते हैं भाई, नीचे आकर इंडियन ओशन से निकल के जा सकते हैं कई जगहों पर, तो ये एक अच्छा रास्ता हो सकता है, तो डेफिनेटली इस रास्ते का इस्तेमाल करेगा रशिया। चलो, क्या चीज की जाएगी, बोथ कंट्रीज आपस में मिलिट्री एयरक्राफ्ट, शिप्स, ठीक है, पर्सनल यूज की जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको क्या करेगी, हेल्प प्रोवाइड करवाएगी। इसके अलावा एक दूसरे के शिप्स को रिफ्यूलिंग, मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई भी करेगी। क्या करेगी, इन सब चीजों की सप्लाई भी करेगी। ट्रेनिंग, ज्वाइंट एक्सरसाइज, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस एंड डिजास्टर रिलीफ में भी हेल्प करेगी। इन सब में क्या करेगी, एक दूसरे को हेल्प करेगी। ठीक है, मिलिट्री, जो मिलिट्री लॉजिस्टिक पैकेट है उसमें ये सारी बातें हुई। दूसरा क्या बोला गया, इस लॉजिस्टिक लाइन को ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाए, ज्यादा बेटर बनाया जाए, पेपर वर्क को रिड्यूस किया जाए, जो क्विक सपोर्ट है उसको इंश्योर किया जाए। ठीक है, साथ ही साथ जो कॉस्टिंग है उसको रोल ऑन किया जाए, ताकि बहुत ज्यादा बर्डन हमारे ऊपर भी ना पड़े और आपके ऊपर भी ना पड़े। इसके अलावा आल्सो ग्रांट अ म्यूचुअल एक्सेस टू ईच अदर एयर स्पेस, एक दूसरे के एयर स्पेस और पोर्ट्स को हम लोग क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके, क्या कर सके, एक दूसरे के एयर स्पेस और पोर्ट्स को भी हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सके। इसके साथ इंडिया को भी क्या मिलेगा, आर्कटिक रीजन का एक्सेस मिल सकता है, इंडिया को नॉर्दर्न सी रूट का एक्सेस मिल सकता है ज्यादा बेटर तरीके से। क्यों, क्योंकि हमारी शिप्स को रिपेयर होना है तो वहां पर हेल्प मिल जाएगी रशिया की, हमारी शिप्स में कोई कमी आ गई है, फ्यूल की जरूरत है, तो वहां पर हेल्प मिल जाएगी रशिया की। ठीक है, और रशिया यहां पर क्या कर रहा है, इंडिया से इंडियन ओशन में क्या कर रहा है, फैसिलिटीज चाहता है, इंडियन ओशन की क्या चाहता है, फैसिलिटीज चाहता है। सेम विद इंडिया, इंडिया भी क्या चाहता है, नॉर्दर्न अटलांटिक में एक्सेस चाहता है, हेल्प चाहता है। ठीक है, इससे रशिया को हेल्प मिल जाएगी कहां पर, एशिया में अपना कंट्रोल बढ़ाने में। ठीक है, और कम खर्च में ये सब चीजें होंगी। दूसरी चीज, इसी तरीके के लॉजिस्टिक एग्रीमेंट इंडिया और भी कई देशों के साथ साइन कर चुका है, जिसमें यूएसए भी आता है, यूके भी आता है, जापान भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, सिंगापुर भी आता है, नॉर्थ साउथ कोरिया भी आता है और वियतनाम भी आता है। इन सभी देशों के साथ हम लोग इस तरीके के पैक्ट को साइन कर चुके हैं। फाइनली ये आपके सामने आपका व्हाट इज रिलॉस, तो ये एग्रीमेंट आ गया आपके सामने। क्या यहाँ पे पॉइंट रखे गए हैं वो पता चल गया आपको, यहाँ पर भी पता चल रहा है सेम पॉइंट जो पीछे मैंने लिखे थे, किसमें, मात्र ये 4-5 पॉइंट, यही सारी चीजें आपको न्यूज़पेपर में यहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं, सेम चीजें यहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल है जो कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल। कोर प्रोविजंस क्या हैं इसके, वो चीज आपको पता चल रही है। ट्रूप्स को डिप्लॉय करना, वॉरशिप, एयरक्राफ्ट, इंडिया रशिया रिलेशन, स्ट्रीमलाइन द सपोर्ट, फ्यूल, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा इंडिया को क्या मिल सकता है, इंडिया को एक्सेस मिल सकता है, साथ ही साथ सपोर्ट मिल सकता है सुखोई 30 MKI जेट का, T-90 टैंक, S-400 मिसाइल सिस्टम और इन सब का। ठीक है, 60% इनका हार्डवेयर कहाँ पे बनेगा, इंडिया में तैयार किया जाएगा। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग लाइंस भी क्या होंगी, इससे स्ट्रांग हो सकती है, बेटर हो सकती है। बेनिफिट क्या होगा इंडिया को, ठीक है, बेनिफिट क्या होगा रशिया को। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल है। इसके बाद एक कंक्लूजन वाला पैराग्राफ था, वो मैंने हटा दिया क्योंकि कंक्लूजन तो मैंने आपको दे दिया है। फिर आता है पुतिन विजिट इन इंडिया, ये 23rd इंडिया रशिया एनुअल बायलैटरल समिट था। अब कई बार आपको लगता है सर कुछ स्पेशल हुआ था क्या, जानबूझ के क्यों आए, इससे पहले तो कहीं दिखे नहीं, ऐसा नहीं था सर। ये विजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, कई लोग न्यूज में कई जगह पर बातें हो रही थी, कई लोग वीडियोस बना रहे थे इवन। मजेदार बात यही है कि लोग वीडियो तो बना रहे हैं और कई सारे इन्फ्लुएंसर के साथ साथ कई सारे टीचर भी वीडियो बना रहे हैं। अरे रशिया आएगा, S-400 के साथ साथ S-500 भी मिल जाएगा, X-600 के ऊपर भी बात होगी, अरे रशिया हमको Su-57 देकर जाएगा, ये करेगा, हमारी डील साइन हो जाएगी। कभी भी दो कंट्रीज इस तरीके से डिसीजन नहीं लेती। रशिया बहुत अच्छे से जानता है इंडिया की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो रशिया डेफिनेटली अपना Su-57 हमारे सामने प्रेजेंट करेगा। पर Su-57 पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं करता। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो आपका नई 5th जनरेशन फाइटर जेट आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ी जो कैपेबिलिटी होगी वो ये कि वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे।
उसका जो हीट रेडार होगा वो बहुत ही ज्यादा माइनर होगा। उसके जो बूस्टर्स होते हैं या इंजन जिनको आप लोग कहते हो, है ना, वो इंजन्स काफी हद तक मशीन, मतलब जो पूरा का पूरा फाइटर प्लेन है उसके अंदर की तरफ होते हैं, जिससे हीट सीकिंग जो सिग्नेचर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे हो जाते हैं, जिससे किसी भी दूसरे फाइटर प्लेन को अटैक करने में बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा, आपके जो हथियार होते हैं, जो मिसाइल्स होती हैं, जो प्लेन के नीचे लगी हुई आपको नजर आती हैं, ठीक है, वो प्लेन के अंदर की तरफ होनी चाहिए। तो रशिया भले ही उसे फिफ्थ जनरेशन बोलता है, पर वो 100% फिफ्थ जनरेशन के ऊपर नहीं है, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि अमेरिका के F-35 से ये बहुत ज्यादा सस्ता है। दूसरी चीज, रशिया फाइटर प्लेन बनाता है उनकी टिकाऊ टेक्नोलॉजी को बना देखते हुए, अमेरिका बनाता है एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे। तो हम लोगों ने इन सब चीजों के ऊपर बात नहीं की, ऐसा नहीं हुआ नहीं होगा, डेफिनेटली डिस्कशन और बातें हुई होंगी, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था? हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये थी यहां पर कि यहां पर हमारे सामने जो भी बातें हुई वो सारी सारी इकोनॉमिकल लेवल पर हुई। कोई भी देश जो आज के समय पर अगर मजबूती से खड़ा है तो वो क्यों खड़ा है? क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। इंडिया की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है कि अमेरिका ने सबसे बड़े मेजर टैरिफ किसके ऊपर लगाए? इंडिया के ऊपर लगाए। आज के टाइम पीरियड में अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाए इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर, 50% टैरिफ। पर हमारी इकोनॉमी के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ा? ऑलमोस्ट जीरो। ऐसा नहीं पड़ा नहीं है, पर ऑलमोस्ट जीरो के जैसा, ऑलमोस्ट जीरो के जैसा। कई प्रोडक्ट्स जो अमेरिका में बेचे जा सकते थे, हम लोगों ने क्या किया? उन्हें डाइवर्ट करना शुरू कर दिया कि भाई अमेरिका नहीं जा सकते तो दूसरे देशों में भेजो, उन देशों में भेजो जहां पर रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट यूरोप में भेजो, डायरेक्ट अदर कंट्रीज में भेजो। इसका सबसे पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा? हमारे लिए अदर वर्ल्ड एक्सप्लोर करने में हेल्प मिलेगी। अभी तक हम लोग ये सोच, अरे यार अमेरिका में प्रोडक्ट नहीं बेचेगा तो कैसे चलेगा? अमेरिका पूरी दुनिया नहीं है, पूरी दुनिया में एक छोटा सा देश है अमेरिका। हम लोग ये चीज नहीं सोच रहे थे। अब इंडियन जो बिजनेसमैन है, लोग हैं, उन्होंने क्या किया? बाकी दुनिया भर को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। अब जब वो बाकी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो अब उन्हें बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं। एंड अभी कई लोगों ने बोला सर इंडियन करेंसी इतना डाउन हो गई और 90 रुपीज के आसपास चला गया डॉलर में रुपी, ये तो गलत हुआ है। तुम में से कई लोग बोलेंगे भी। तो देखो, 90 रुपीज ऐसा नहीं था गवर्नमेंट इसे रोक नहीं सकती थी, गवर्नमेंट डेफिनेटली रोक सकती थी, पर पूरी दुनिया ट्रेड किस पर करती है? डॉलर पर करती है। किस पे करती है? डॉलर में करती है। अगर इंडिया का रुपी मान लो 50 रुपीज है, तो कोई दूसरा देश हमारे करेंसी में या फिर डॉलर में परचेज करेगा चीजें? नहीं करेगा। क्या लगेगा? यार 50 रुपए में तो चीज महंगी है। पर हमने बोला नहीं नहीं जी, 80 रुपए में मिल रही है, 90 रुपए में मिल रही है, तो क्या होगा? दूसरे देश इसे एक्सप्लोर कर पाएंगे कि चलो ठीक है यार, इंडियन प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं, सस्ते मिल रहे हैं, अच्छा है, कम डॉलर खर्च करना पड़ेगा, पर मिल तो रहा है। तो गवर्नमेंट ने इसी वजह से यहां पर रुपी को 90 रुपीज के आसपास आने का मौका दिया। एंड इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि ये 90 से 100 भी हो सकता है, 90 से 100 भी हो सकता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, मैं आपको पहले ही ये बात बता रहा हूं। इसमें ये मत सोचो अरे सर कैसी बात कर रहे हो यार, ऐसा कैसे सर, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको अदर कंट्रीज में भी अपनी पहुंच बनानी है, तो अभी शायद थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलेंगे, बट जब हमारे लिए मार्केट ठीक से एक्सप्लोर हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, उसके बाद वापस से इंडियन रुपी क्या करेगा? अपने आप ही ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अपने आप ही क्या करेगा? ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो ऊपर आएगा इसी वजह से क्योंकि अब वर्ल्ड के हर एक देश में हमारी प्रोडक्ट्स की क्या होगी? डिमांड होगी। जब डिमांड होगी तो क्या होगा? वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। तो अभी वैल्यू बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? कम किया, जैसे कंपनियां करती हैं। अभी भी अगर समझ में नहीं आई तुम्हें बात, तो सीधी सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी मान लो मार्केट में कोई सामान बेच रही है, मान लो फोन बेचना है, कोई नई कंपनी आई कि हमारा वाला फोन सबसे अच्छा है, हमारा फोन खरीद लो, तो तुम खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। क्या करोगे? अरे यार सस्ता होता तो खरीदते, वरना क्यों कैसे खरीदेंगे। तो कंपनी वाले, अरे सस्ता क्या सर, 20% डिस्काउंट, आ जाओ ले जाओ। अब तुम्हें लगेगा यार 30,000 का फोन अब मुझे बढ़िया है यहाँ पर 25,000 में मिल रहा है, खरीद लेता हूँ। खरीद लोगे। 20,000 में मिल रहा, खरीद लेता हूँ। 130% ऑफ है, खरीद लेता हूँ। तो खरीद लोगे।
पर जब देखोगे कि यार मार्केट में सबके पास वही फोन है, सबके सब आईफोन यूज कर रहे हैं यार, यार आईफोन में तो कुछ गजब है यार, अब इसका रेट भाई कम नहीं हो सकता यार, अब तो जिस रेट में उसी रेट में खरीदना पड़ेगा, वो वाली चीज है। तो रेट अपने आप ही इंप्रूव हो जाएंगे। वेल अब यहाँ पे जरा वापस आते हैं, पुतिन के साथ हमारे जो रिलेशन थे क्यों इंपॉर्टेंट थे, क्यों ये विजिट इंपॉर्टेंट था, उसके पीछे सबसे बड़ा मूवमेंट यही था कि हम लोग अपने इकोनॉमिकल टाइज बढ़ाना चाहते थे, बेस्ट करना चाहते थे, और ये चीज हमारे लिए भी जरूरी है और रशिया के लिए भी जरूरी है। ये जो अभी मैं पूरी कहानी आपको बता रहा था अमेरिका के साथ कनेक्ट करके, वो इसीलिए बता रहा था। अब ऐसा नहीं है रशिया के पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, हमें सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका से मिलती है, नहीं सर, रशिया के पास भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, रशिया भी एक डेवलप कंट्री है। तो डेफिनेटली हमें क्या मिल सकता है, वहां से एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। एंड ये सपोर्ट हम लोग क्या चाह रहे हैं कि टिल 2030 बढ़ता चला जाए, अभी जो है वो है, पर हम लोग 2030 का सोच के चल रहे हैं कि 2030 तक ये जो सपोर्ट है हमारा और रशिया का, ये बढ़ता चला जाए, सो दैट हमारे और रशिया के रिलेशंस और ज्यादा बेटर हो जाए, इंप्रूव हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, बोथ साइड इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे टैरिफ और नॉन टैरिफ जो ट्रेड्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा बेटर हो सके, ठीक है। इसे बढ़ाकर कितना किया जा सके, 100 बिलियन तक किया जा सके, कब तक, 2020 तक। दूसरी चीज, हम लोग इकोनॉमी, हेल्थ केयर, एकेडमिक, कल्चर, मीडिया, हर एक लेवल पर क्या करें, एक दूसरे से कनेक्ट करें, जिसमें डिफेंस और ट्रेड भी मेजर पार्ट है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तीसरी चीज, इंडिया को बोथ साइड अगर बात करें तो यूरेशियन इकोनॉमिकल यूनियन एक बनाने की बात चल रही है, जिसमें इंडिया को भी लाने की बात चल रही है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की यहां पर घोषणा की गई है कि सारी कंडीशन सही रहती है, तो हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी, लॉन्च आर 30 डेज ई टूरिस्ट वीजा। क्या मिलेगा, 30 डेज का ई टूरिस्ट वीजा मिलेगा, किसको, रशियन सिटीजन्स को, ठीक है, किसको, रशियन सिटीजन्स को, और 30 डेज का ही ग्रुप टूरिस्ट वीजा भी मिल सकता है, ताकि यहां पर रशियन लोग आ सकें, एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि बाकी वर्ल्ड में जाना और चीजों को एक्सप्लोर करना मुश्किल है इस वक्त रशियंस के लिए, पर इंडिया में मुश्किल नहीं है ना, इंडिया में मुश्किल नहीं है। दूसरा क्या है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट यहां पर बनाने की बात चल रही है, किसको लेकर, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लेकर, किसको लेकर, साइबेरियन जो टाइगर आपने देखा है वो रशिया में ही है, तो यहां पर बात भी चल रही है कि भाई आप भी हमारे बिग कैट अलायंस का पार्ट बनो, ठीक है, इसके फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट करो। साथ ही साथ क्या कहा कि हम एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे ब्रिक्स, एससीओ और G20 जैसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, इसमें यूएन भी पार्ट करता है, यूएन में भी हम क्या करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यहां तक बात समझ में आई सबको, हाँ या ना, यस और नो, यहां तक सबको बात समझ में आई। इंडिया, चाइना, एशिया कंट्रीज मेक अ ब्रिक्स कॉइन, कोई नहीं अप्रूव कर देगा। अरे वो अप्रूव का तो एक अलग बात है, अभी फिलहाल बनाना भी बड़ा मुश्किल है, एकदम से नहीं बन सकती ये चीजें, ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, एकदम से नहीं चीजें हो सकती। सर मैम फॉर्म फिल किया है तो एज रिस्ट्रिक्शन दिखा रहा है, डेट ऑफ बर्थ, यार भाई फिर तो डेट हो चुकी है ओवर, फिर तो नहीं कर पाओगे। रमन, डिवैल्यूएशन करने से ओनली कुछ ट्रेड बढ़ेगा, लेकिन लोगों की सेविंग्स का क्या होगा। बेटा ट्रेड करने से तुम्हारी सेविंग्स तुम्हारी सेविंग्स के ऊपर कहाँ फर्क पड़ रहा है। ऐसा हुआ कि जैसे ही डिवैल्यूएशन हुआ उसकी वजह से तुम्हारे फादर की जो सेविंग्स थी उसके ऊपर फर्क पड़ा, कहाँ फर्क पड़ा है भाई, कैसी बात कर रहा है, ये देख मैं दिखाऊं तुझे, अभी देख कैसी बात करता है यार, कहाँ फर्क पड़ रहा है, मुझे तो फायदा हो रहा है, देख दिखाता हूँ तुझे, अभी कहाँ गया वो मनी ऐप, कहाँ गया वो, अभी देख दिखाता हूँ तुझे, कैसी बात कर रहा है, मुझे तो फायदा हुआ है। किसने बोला था ये, सचिन सिंह, अभी देख दिखाता हूँ, मैंने गूगल के कुछ शेयर लिए थे, ठीक है, कितने के लिए थे मैंने लिए थे $36.72 के, आज के टाइम पीरियड पे इसकी वैल्यू हो चुकी है, अभी जब से ये सब हुआ है तब से $79.28 के हिसाब से मुझे बेनिफिट हो रहा है, मतलब मेरे $36.72 बन गए हैं $116, ये देख,
कैसी बात कर रहे हैं यार भाई, सेविंग्स के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, आपकी सेविंग्स का इससे कोई लेना देना ही नहीं है भाई, आपके बैंक अकाउंट से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है बेटा। तो भी भाई एक बात बता, डॉलर का लेना देना हमारे बैंक अकाउंट से कैसे भाई, लॉजिकली सोच ना, वो डॉलर से आपके बैंक अकाउंट का क्या लेना देना है, आपकी सेविंग का क्या लेना देना है। डॉलर में इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि उसे कॉमन करेंसी की तरह से डील किया जाता है। इकोनॉमी 7.62 बिलियन आ गई है अगस्त के बाद। बेटा ये चीजें तो चलेंगी ना, जब देश पूरी की पूरी दुनिया में जगह जगह पर वॉर चल रही है, ये सब चल रहा है, तो ट्रेड रूट डिस्टर्ब होते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो डेफिनेटली इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा। जो देश इन्वॉल्व नहीं है उनके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। यूरोप क्या इन्वॉल्व है वॉर में? नहीं है। यूरोप की पूरी इकोनॉमी हमसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में, चाइना की इकोनॉमी हमसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में, हम तो फिर भी 6.2 के हिसाब से। सर ये H1 वीजा क्या होता है? बेटा H1 वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका में जॉब करने के लिए जाते हैं, वहां पे फाइनली रहना शुरू करते हैं। वाई इसरो एंड डीआरडीओ नॉट यूजिंग द एरोस्केप इंजन? बेटा अभी इस तरीके से यूज नहीं कर सकते कि यार हम भी ये सब यूज करेंगे, हम भी ये सब करेंगे, ऐसे नहीं होता। एक्चुअल में बहुत सारी मेजर टेस्टिंग होती है, टेक्निकल से लेकर हर तरह की क्या होती है, एनालिसिस करना होता है, एंड उस एनालिसिस के बाद फाइनली यहां पर इंजन का यूज किया जाता है। ऐसे नहीं कर सकते आप कि यार चलो ठीक है मैं यूज कर लेता हूं इस वाले इंजन को, ठीक है। सर Su-57 वेपन आगे सिस्टम में ब्रह्मोस नहीं आ सकती क्योंकि ब्रह्मोस का स्मॉल इस 5 से, हाँ बिल्कुल सही बात है, बट हाँ उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं उसके हिसाब से। ये सर अगर डेफिनेशन हमें भी प्रॉब्लम के सामने करना पड़ेगा, बट सर जैसे कंडीशन और जो पड़ोसी देश के हालात हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वॉर होने वाला है, एंड चाइना एंड यूएस को इंडिया की ग्रोथ भी नहीं। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्ट। चित्रा पांडे, ये लड़की कौन है भाई? चित्रा पांडे, क्या बेहतरीन एनालाइज किया है, शाबाश। मतलब ये देखो क्या, मतलब क्या बढ़िया तरीके से इस लड़की ने एनालाइज किया है चीजों को, प्रॉब्लम को, ठीक है। कौन है लड़की? नेक्स्ट टाइम जब अपन लोग क्लास करेंगे तो इस लड़की से अपन वीडियो कॉल पे बात करेंगे। बहुत बढ़िया यार, मतलब बहुत अच्छे से किया चीज को एनालाइज, एंड डेफिनेटली हमें इस तरीके, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हर एक कंट्री के साथ रिश्ते निभाने हैं, एंड उन कंट्रीज के साथ ज्यादा अच्छे से निभाने जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जिसमें से रशिया सबसे पहले आता है। व्हाट इज एलिजिबिलिटी और टू गेट अ मिनी रत्न? बेटा मिनी रत्न मैंने आपको बताया था ना पीछे, 500 करोड़, सेम वही वाला पॉइंट पीछे लिखा भी था, 2 जगह दिखाया था, 500 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी स्टार्ट किया था? बेटा छत्रपति शिवाजी महाराज ने नेवी को प्रॉपरली इस्तेमाल किया था, बट उनसे पहले भी चोला एम्पायर में भी नेवी का इस्तेमाल होता था। प्रॉब्लम यह है कि हिस्ट्री हमारे पास उतनी है नहीं, पर हाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने मॉडर्नाइज तरीके से नेवी को एस्टेब्लिश किया था। वाई शी इज नोन एज द मिसाइल वुमन? बेटा मिसाइल वुमन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अग्नि मिसाइल डेवलप करने में उनका सबसे बड़ा योगदान था। हाउ टू डिफाइन एरो? क्या है ये एरो? क्या ये नागा ट्राइब का नागालैंड से कनेक्शन है? हाँ बेटा नागालैंड से कनेक्शन है, इसीलिए उसे नागालैंड बोला जाता है, नागा ट्राइब की वजह से। सागर बंधी भी कंप्लीट है? सागर बंधी नहीं, सागर बंधु। गांडीव टूल कहां पे है यार? गांडीव टूल कौन सा गांडीव टूल? मैंने कोई गांडीव टूल बताया ही नहीं है, कहां से आ गया गांडीव टूल? गांडीव नाम का हम लोग एक वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, डिफेंस में एक मिसाइल तैयार कर रहे हैं, गांडीव नाम है उसका या समथिंग कुछ ऐसी नाम है, या पता नहीं लॉन्चर है शायद हमारा, उसको तैयार कर रहे हैं। विक्रम के लिए फंडिंग गवर्नमेंट दे सकती है क्या? डेफिनेटली दे सकती है, डेफिनेटली दे सकती है। व्हीकल किस प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया है? बेटा वही स्काई रूट, नाम ही है कंपनी का स्काई रूट। 3D प्रिंट मीन्स क्या होता है? बेटा 3D प्रिंट का मतलब अब मैं क्या बताऊं, 3D प्रिंट भाई मशीन का यूज किया जाता है, उसमें मोल्डिंग की जाती है, वो पिघला कर उसको क्या करती है, 3D प्रिंट करती है। चलो
हाँ, तो ब्रह्मोस इससे पहले हमसे जो खरीद चुका है वो है फिलीपींस, एंड सेकंड जो होगा वो इंडोनेशिया। वैसे मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं आप लोगों को। चलो, बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, आप लोग मेरे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज आप लोग इंस्टाग्राम पर भी भाई हद करके पीछे पड़े रहते हो। चलो, फिलहाल कोई बात नहीं, आपको जो भी डाउट है आप लोग डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना, टेलीग्राम पर जाना है, सीधे सीधे लिखना है क्या, LOKESH लोकेश, SINGS सिंह सर। एंड मैं आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर भी दे रहा हूं, तो जितने लोगों को न्यूज़पेपर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो भाई मुझे मैसेज करके बता देना, मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर भी शेयर करता रहूंगा। तो न्यूज़पेपर भी चाहिए तो भाई मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर भी शेयर करता रहूंगा, ठीक है। चलो, तो फाइनली आज की क्लास में आप सभी लोग मुझको दीजिए विदा, एंड आई एम रियली सॉरी शुरुआत में जो मैं पुराने वाले टॉपिक लेकर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल मुझको दीजिए विदा, थैंक यू सो मच, जय हिंद।